हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के विषय में जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में शायद अध्याय 17 का आज अंत हो जाए। हम बात करेंगे धारा 318 और इससे आगे की क्रम। आइए जानते हैं धारा 318 क्या कहती है और किस विषय में बात करती है। धारा 318 बात करती है छल के विषय में, जिसको हम आमतौर पर बोल देते बोल देते हैं, लेकिन हम इसको आमतौर पर कह देते हैं। तो इस विषय में बात करती है धारा 300। तो आप जानते हैं कि हम धारा को, किसी भी बेरक्त को हम हाथ रख रख के रटते आ नहीं रहे। ये तो आप पहले से सब बहुत जानते हैं, पहले पढ़ के आ गए हैं। तो आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने शब्दों में, सरल भाषा में धाराओं को जानने का और उनका पोस्टमार्टम करने का प्रयास कर रहे हैं। जानिए इसका पहला तथ्य क्या कहता है कि किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर, क्या कर, प्रवंचना को सरल भाषा में समझिए, इसको बोलते हैं धोखा। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, धोखा शब्द का उपयोग, सीधा और स्पष्ट उपयोग धारा 318 में कहीं भी नहीं किया गया है। ये हम सरल शब्दों में जानने के उद्देश्य से आपको बता रहे हैं। और प्रवंचना कर दूसरी, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, या तो कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, जिससे वह संपत्ति अन्य को परिदत्त कर, जिससे वह व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दे, अथवा संपत्ति को रखने की सम्मति, अथवा या तो अपनी संपत्ति किसी अन्य को सीधा सीधा परिदत्त कर दे, या संपत्ति को रखने की जो सहमति है वो अन्य व्यक्ति को साधारण रूप से और सरलता से दे दे। ऐसा कार्य अथवा लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक अथवा ख्याति अथवा संपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, संभाव्य है। स्पष्टीकरण कहता है कि फैक्ट्स, तथ्यों का बेईमानी से छिपाया जाना, ऐसे तथ्यों का बेईमानी से छिपाया जाना भी इस धारा के अंतर्गत प्रवंचना अर्थात धोखा। स्पष्टीकरण में ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रवंचना शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर छल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी क्रम में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ। ऐसे तो हम केस लॉ पढ़ते हुए नहीं चल रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य केस लॉ पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तमिलनाडु राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध केस लॉ है, उसमें बताया गया है कि यहाँ एक लड़के ने दूसरी लड़की को शादी का झांसा देकर निरंतर उसके साथ रहा, उसके साथ रिलेशनशिप रहा और अंत में उसको शादी करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे भी देखा गया कि ये छल की श्रेणी में ये केस रखा गया, और ये चीटिंग के लिए ये केस लॉ है, ये हम जानेंगे। अभी एक चीज और मैं इसी विषय में आपको बताते हुए चलूंगी, एक मिनट रुकेंगे आप जरा। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य का भी एक और केस लो है, BSSVVM बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यहाँ पर गॉडमैन का उदाहरण दिया गया, अर्थात गॉडमैन का उदाहरण क्या दिया गया, इन्होंने कहा, ये बहुत पूर्ण है प्रश्न, ये हमेशा प्री में पूछा जाता है। तो इसमें कहा गया कि जो पंडित जी हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, और वो हमारे मंगल की कामनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या वो सब भी छल की श्रेणी में रखा जाएगा? तो सुप्रीम, ये ऐसा पंडित वाला यहाँ पे इसमें इस विषय पे, इस तथ्य पे यहाँ पे बात की गई है कि पंडित जी को जो हम पूजा पाठ कराते हैं, वो हमारे मंगल की कामनाएं करते हैं, कहते हैं कि अभी आपके देवता प्रसन्न हैं, या जो भी चीजें कही जाती हैं, क्या वो छल की श्रेणी में रखी जाएंगी? तो नहीं, ये सब चीजें छल की श्रेणी में नहीं आती हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, छल में प्रॉपर्टी, चीटिंग में जो प्रॉपर्टी है, छल में जो संपत्ति है, वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है, चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि धोखा छल का मुख्य तत्व है, छल का मुख्य तत्व, ये बात ध्यान रखने योग्य रहेगी। आइए वापस से आते हैं अपने उसी क्रम में जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं। धारा 318 की उपधारा 2 बात करती है कि 3 साल तक का तो कारावास रहेगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया। ये बात करती है धारा 318 की उपधारा 2 दंड के विषय में प्रावधान बताती। और अब आइए यहाँ पर धारा 319 जो प्रतिरूपण द्वारा छल के विषय में बात करती है, इसमें 3 मुख्य बिंदुओं को हम देखते हुए चलेंगे।
या तो स्वयं को अन्य व्यक्ति बताकर, या तो स्वयं को अन्य व्यक्ति बताकर छल करना, अर्थात ये मैं हूं और मैंने जाके बी को कह दिया तब मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, तो ये भी प्रतिरूपण द्वारा छल की श्रेणी। ए को बी बताकर छल करना, अर्थात ये मैं हूं और ये हमारा मित्र बी है, हमने सी से जाके कहा कि ये जो बी भाई साहब है ना, ये अंबानी के रिश्तेदार है और आपको जो चाहिए तो इनको बताना, और इनके बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी के शोरूम है, ये सुनार का काम भी करते हैं, ज्वेलर का काम भी करते हैं। तो सी भाई साहब इस धोखे में आ गए, इनको बहुत सारे पैसे दे दिए और कह दिया कि आप हमें ज्वेलरी परिदत कर देना, अभी हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये जो ए को बी बताकर, ए ने बी को अंबानी का रिश्तेदार बताकर सी के साथ छल कर दिया। अब क्या है, स्वयं को अथवा अन्य को तीसरा व्यक्ति बताकर जो छल करते हैं, जैसे मैंने कह दिया मैं हूं और ये बी है, इसको हम कोई तीसरा व्यक्ति बता दे। स्पष्टीकरण क्या कहता है कि प्रतिरूपण किया गया जरूरी नहीं कि वह वास्तव में हो ही, कोई काल्पनिक होने पर भी अपराध कहा जाएगा। अगर मैं स्वयं को कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नाम बता दूं कि वो वास्तव में है ही नहीं, ऐसे नाम को कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे नाम का कोई व्यक्ति है अथवा हमारी कल्पना मात्र है, हम अपराधी की श्रेणी में तब भी रखे जाएंगे और ये हमारे द्वारा किया गया प्रतिरूपण द्वारा छल अपराध होगा और हम अपराधी की श्रेणी में रखे जाएंगे। ये मायने नहीं रखता कि जिस व्यक्ति के नाम का सहारा लेकर, जिसकी मान प्रतिष्ठा का सहारा लिया गया है, वो वास्तविक व काल्पनिक। आ जाइए इसके दंड के विषय में जो बात करती है धारा 319 की उपधारा 2, यहाँ पे 5 वर्ष तक का तो कारावास रहेगा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे ए है, इसका मित्र है, इससे जाके कहा कि ये बै है ना, ये सिविल सर्वेंट है, तुम्हें जो चाहिए अपने घर के सामने आपको वो रोड पास करवानी है ना, तो आइए इनको पैसे दे दीजिए, ये आपके यहाँ सारे काम करा देंगे। अब ये भाई साहब इनके झांसे में आ गए और इनको पैसा परिदत कर दिया, किंतु यह तो वो सिविल सर्वेंट है ही नहीं, पैसे लेके गायब। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये प्रतिरूपण द्वारा छल की श्रेणी में रखा जाएगा। ये चीजें भी हमारी प्रतिरूपण द्वारा छल की श्रेणी में रखी जाएगी। और ए जो व्यक्ति है, ये ए भाई साहब जो है, ये इसमें अपराधी की श्रेणी में रखे जाएंगे। एक अंत में कोई केस भी बताते, एक उदाहरण है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें और आपको पता हो, विशिष्ट सा उदाहरण है, तो वो छल के विषय में। कोई बात नहीं, हम छल पढ़ जान लेते हैं, उससे लगता है आपको जानना चाहिए। तो थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे कि ए बी से वायदा करता है कि मैं तुम्हें 100 किलो चावल परिदत करूं। ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें 100 किलो चावल परिदत करूंगा। यहाँ पर ए का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसे चावल परिदत वास्तव में करे, ऐसा आशय ए का बिल्कुल भी नहीं है। और वो बी से पैसे तो ले लेता है, किंतु उसको वो चावल परिदत नहीं करता है। तो यहाँ पर तो ये छल की श्रेणी में रखा जाएगा और अपराधी भी है। किंतु यही अगर हम इसका दूसरा रूप देखें, ए ने बी से कहा तुम मुझे पैसे दे दो, बदले में 100 किलो चावल मैं तुम्हें परिदत करूंगा। बी ने ए को पैसे दे दिए। ऐसा जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ये जो बिल्कुल टाइम पे, समय पे, इसके समय पे, विदा के समय, जब ये संविदा की जा रही थी कि भाई साहब आप हमें पैसे देना और हम आपको 100 किलो चावल दे देंगे, उस समय पर ए के मन में कोई भी बेईमानी का आशय नहीं था। किंतु जैसे ही पैसे आए, एकदम ए का आशय बदल गया और उन्होंने चावल देने से मना कर दिया। अगर एग्रीमेंट, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे पहले हमारे मन में बेईमानी का आशय नहीं था, तो इस छल की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और सिविल संविदा, जो संविदा अधिनियम है,
फिर इसको संविदा अधिनियम के अंतर्गत रखा जाएगा, संविदा भंग के अंतर्गत रखकर इस पे कार्रवाई की जाएगी। किंतु ध्यान रहे, अगर संविदा के समय बेईमानी का आशय नहीं है किंतु परिधित करते समय ऐसा हो जाता है, तब ये संविदा भंग के श्रेणी में रखा जाएगा। किंतु यदि संविदा करते समय ये है कि हमें ये चीजें परिधित नहीं करनी, धोखे का आशय हमारे मन में है, तो यहाँ पर ये बेईमानी का आशय हमारे मन में है, तो प्रारंभ से ही वो छल का अपराधी माना जाए। आ जाओ वापस से दृष्टि के विषय में। धारा 324 पढ़ चुके। दृष्टि जानेंगे। धारा 324 दृष्टि क्या बात करती है? ये बात करती है इस आशय से अथवा संभाव्य जानते हुए, या तो आशय से अथवा ऐसी संभावना जानते हुए वह लोक किसी व्यक्ति को सदोष हानि या सदोष नुकसान कारित करता है, अथवा संपत्ति का नाश किसी संपत्ति में, उसको स्थिति में, किसी संपत्ति में अथवा उसकी स्थिति में ऐसा बदलाव जिससे क्या हो, या तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए या उसका मूल्य कम हो जाए अथवा वो संपत्ति ही नष्ट हो जाए, ऐसा क्षतिकारक कोई प्रभाव पड़े, ये दृष्टि की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका जो एक स्पष्टीकरण है वो क्या कहता है, यह आवश्यक नहीं संपत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे, इतना पर्याप्त है कि वह संपत्ति को क्षति करके किसी व्यक्ति को संपत्ति व्यक्ति की है या नहीं सदोष हानि पर नुकसान कारित करती है। इसका जो स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले कार्य द्वारा जो कार्य को करने वाले व्यक्ति संयुक्त रूप से को और अन्य व्यक्ति को रिश्ती कहा जाता है। धारा 324 की उपधारा 2 बात करती है, दंड का प्रावधान बताती है कि 6 मास तक का तो कारावास और जुर्माना किया जाएगा। धारा 324 की उपधारा 3 बात करती है कि सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण सहित किसी संपत्ति की क्षति या हानिकारित हो तो वहां 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाए। धारा 324 की जो उपधारा 4 है वो बात करती है कि यदि 20,000 रुपए से अधिक और 1 लाख रुपए से कम का कोई नुकसान या हानिकारित हो तो वहां 2 वर्ष तक का तो कारावास और जुर्माने से दंडित। धारा 324 की उपधारा 5 बात करती है कि 1 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम हो, 1 लाख रुपए हो या उससे अधिक की रकम हो तो वहां 5 वर्ष तक का कारावास रहेगा और जुर्माने दंडित किया जाएगा। और धारा 324 की जो उपधारा 6 है वो बात करती है कि किसी व्यक्ति की हत्या या सदोष अवरोध कारित करने की या इनका भय कारित करने की तैयारी, किनका भय कारित करने की, या तो मृत्यु का भय, उपहति कारित करने का भय, सदोष अवरोध कारित करने का भय कारित करने की तैयारी करके जो रिश्ती करता है के लिए 5 वर्ष तक का तो कारावास है, साथ ही साथ उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। रिश्ती के विषय में हम जान लेते हैं कि ये ए है, ये बी के पास एक बहुत मूल्यवान नग देवी एक अंगूठी, इसको क्या करता है कि स्वेच्छा से नदी में फेंक देता है। ए बी की अंगूठी को नदी में इसने इसकी अंगूठी को फेंक देता है, तो ए को के द्वारा ए जो है ये अंगूठी को फेंक देता है, सदोष हानिकारित करता है, तो इसको कहा जाएगा कि ये बी के विरुद्ध उसने रिश्ती का अपराध कारित किया है। जब ए ने बी की अंगूठी को स्वेच्छा से नदी में फेंक दिया, बी के लिए सदोष हानिकारित कर दी, तो यहाँ पर ए रिश्ती का अपराधी माना जाए। अब जैसे एक और उदाहरण आएगा, चलित सा उदाहरण है, यहाँ पर ए बी के खेत में गेहूं की फसल है, गेहूं का सीजन है, तो गेहूं की फसल का नुकसान करने के लिए, उसको सदोष हानिकारित करने के लिए बी के खेत में पशुओं को छोड़ देता है, जिससे कि बी की फसल नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ए रिश्ती के अपराध का दोषी माना जाए। अब आ जाओ धारा 329 आपराधिक अतिचार अथवा गृह अतिचार। जब व्यक्ति स्वयं किसी संपत्ति
संपत्ति में अथवा संपत्ति पर प्रवेश करते हैं जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा हो। पहली लाइन हो गई कि जब व्यक्ति स्वयं किसी संपत्ति में अथवा संपत्ति पर प्रवेश करते हैं जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा हो, और किस आशय से प्रवेश करते हैं, अभित्रस्त करने के, अपमानित करने के या शुद्ध कारित करने के आशय से। अन्य व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की संपत्ति में अब उसको अभित्रस्त कारित करने, उसको अपमानित करने या उसको शुद्ध करने की आशय से जब वहां प्रवेश किया जाता है उसको कहते हैं आपराधिक अत्याचार। और इसका सेकंड पैरा कहता है कि ऐसी संपत्ति में विधि पूर्वक या विधि विरुद्ध, लॉफुल अथवा अनलॉफुल प्रवेश कर यह आशय रखता है तो भी यह आपराधिक अत्याचार कहा जाएगा। धारा 329 की उपधारा 2 बात करती है निर्माण, तंबू अथवा जलियां जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है, अर्थात मानव आवास के रूप में जो भी मनुष्यों के रहने के जो स्थान के रूप में उपयोग में आता है, किसी निर्माण में जो उपासना स्थान के रूप में, मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं हुआ है, उपासना स्थान है, उपासना स्थान संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है। गृह अत्याचार नहीं, आपराधिक अत्याचार। या तो उसमें प्रवेश करके, ऐसी संपत्ति में या तो प्रवेश करके या उसमें पहले से ही बने रहकर आपराधिक अत्याचार करता है तो कहा जाएगा कि वो गृह अत्याचार करता है, गृह अत्याचार का दोषी है। यहाँ जो स्पष्टीकरण है वो कहता है कि आपराधिक अत्याचार करने वाले व्यक्ति किसी भाग का प्रवेश भी गृह अत्याचार के लिए पर्याप्त। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति सशरीर गृह अत्याचार करे। किसी शरीर के किसी भाग का, शरीर के किसी भी भाग का, जैसे ये व्यक्ति है और ये घर है, जरूरी नहीं कि सशरीर इसमें प्रवेश करे। अगर ये व्यक्ति ने हाथ घुसा के यहाँ रखी हुई किताब को बाहर निकाल लिया तो यह भी गृह अत्याचार की श्रेणी में रखा जाए। धारा 329 की उपधारा 3 बात करती है कि आपराधिक अत्याचार करने वाले अपराधी 3 माह तक का कारावास और जुर्माना जो कि 5,000 रुपये तक दंडित किया जाएगा। धारा 329 की उपधारा 4 बात करती है कि गृह अत्याचार करने वाले व्यक्ति के लिए 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो कि 5,000 रुपये तक दंडित किया। अब अंत में आ जाइए गृह अत्याचार अथवा गृह भेदन के। गृह अत्याचार और गृह भेदन के विषय में हम जानेंगे सिर्फ उदाहरण के माध्यम, क्योंकि हम पहले भी कई बार सारी धाराएं पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पहले से पता है। हम BNS पढ़ चुके हैं, हमें धाराओं के हमें ये तक पता है कि किस शब्द के बाद कोमा लगा है, कहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो पहले से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें धाराएं ना रटनी पड़े। हम तो मात्र इस उद्देश्य से देख रहे हैं कि जिससे हमें सारी धाराएं मस्तिष्क में एकदम छप जाएं, हमें पता चल जाए कि क्या धारा कैसे याद रखनी है। बाकी हमें पता सब है, पढ़ के हम सब आए हैं। यहाँ प्रयास मात्र इतना है कि हमें एक उदाहरण के माध्यम से या अपने सरल शब्दों में बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रत्येक धारा के विषय में पता चल जाए, जिससे हम आसानी से देखते ही प्रश्न का पोस्टमार्टम कर सके। अब आइए गृह अत्याचार की बात कर लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये है बहुत सुंदर, ये अपने घर के बाहर चौखट पे खड़ा है। अब बी आया, इसने बलपूर्वक ए को नीचे गिरा दिया। ये यहाँ गिर गया बेचारा, ये ए है, ये ए यहाँ गिर गया। बी ने इसको धक्का देके हटा दिया और बलपूर्वक इसके घर में प्रवेश कर दिया। जो बलात् प्रवेश है, यहाँ बलात् प्रवेश कर दिया। मैं बता दूं आपको, बलात् प्रवेश का सीधा अर्थ होता है बल द्वारा प्रवेश अथवा बल से प्रवेश। जब बी ने ए के घर में बल द्वारा प्रवेश किया तो यह गृह अत्याचार हुआ और गृह भेदन की श्रेणी को रखा जाएगा। अब जैसे ये है, इसके घर की खिड़की में, इसके घर की खिड़की, ये घर की खिड़की बनी, ये के घर की खिड़की है और इधर से ए भाई साहब आए और खिड़की में अंदर से इसके घर में प्रवेश कर। जहाँ पे ये धारा में हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो आने जाने का, घर का मुख्य आने जाने का दरवाजा ना हो, ऐसे किसी स्थान से प्रवेश करने पर भी वो गृह अत्याचार अथवा गृह भेदन की श्रेणी में रखा जाएगा। और इस धारा के
धारा 330 के अंतर्गत अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ए के द्वारा यह के घर की खिड़की से यह के घर में प्रवेश करना भी गृह भेदन की श्रेणी में रखा जाए और वो इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और इस धारा के अंतर्गत उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो आइए अब हम इतना तो हम जान चुके हैं कि गृह अतिचार क्या होता है, गृह भेदन क्या होता है, आपराधिक अतिचार क्या होता है, रिश्ती क्या होती है। आज हमने बहुत सारी धाराओं का पोस्टमार्टम करने का प्रयत्न किया है। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और कोई भी प्रश्न हो आपका या कोई चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। इसी के साथ धन्यवाद।